Okay, friends, once again, very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing the JEE NEET questions correspondent to the motion in the one dimensions. And I think I had given you to solve some questions. मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने का बोला होगा. So let's moving to your doubts without wasting time. So I think the topic सबसे पहले जो टॉपिक था जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है. उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन वाला भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वाला मोशन का भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था. अब नाउ इज द टर्न टू डिस्कस द क्वेश्चंस करस्पॉन्डेंट टू द relative motion and the motion under the gravity. तो मैंने ये दो टॉपिक आपको बोला होगा कि आपको सॉल्व करके लाना है. माय राइट फ्रेंड्स? तो मोशन अंडर द ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन, ये दोनों टॉपिक मैंने बोला था कि सॉल्व करके लाना है आपको. और उसके बाद हम कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो लेट मी गिव योर डाउट्स करस्पॉन्डेंट टू द रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन में स्टार्ट किया था वैसे. तो चलो कोई बोलेगा डाउट्स करस्पॉन्डेंट टू द रिलेटिव मोशन. ये नॉन यूनिफॉर्म तो खत्म हो गया था ना, कि कुछ बाकी है उसमें? फ्रेंड्स, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. बोलो. खत्म हो गया. ओके. Yes, sir. Relative motion. तो रिलेटिव मोशन बताओ मुझे. चलो क्वेश्चंस. Number 10. ओके. 10. Yes. Question number 10. A body is moving with the relativistic speed if the velocity is doubled. देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है. क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए कि with the consideration of the theory of relativity, what happened to the momentum when the velocity is doubled. तो फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है. ये इसमें ऐसा है कि भाई अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो मोमेंटम का क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है. तो पहली नज़र से अगर देखो तो ऑब्वियसली आपको क्या आंसर लिखने का मन होगा. सोचो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है? mv. या मोमेंटम कैन बी गिवन बाय p इक्वल्स टू mv, दैट इज नॉन p, राइट? तो मोमेंटम आपको पता है कि भाई मोमेंटम तो m इंटू वी है. तो मोमेंटम आपको पता है कि वो तो m इंटू वी है. तो इसके बेस पे ऐसा आप सोच सकते हो कि अगर वेलोसिटी डबल होती है तो आपको मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा? डबल होना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं है. इसका रीज़न मैं आपको बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बॉडी का जो मास होता है वो उसकी वेलोसिटी के साथ वेराई होता है, ऐसा आइंस्टाइन ने प्रूव किया है. आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो थोड़ा उसको समझना थोड़ा मुश्किल है. बट ये इक्वेशन आपने कहीं पे देखा होगा, आई थिंक. मैं राइट? क्या आपने ये इक्वेशन देखा हुआ है? यस, सेकंड चैप्टर में था. सेकंड चैप्टर में ये इक्वेशन था, सही बात है. So that was the equation you had seen somewhere, right? तो ये इक्वेशन बीच में माइनस आएगा. So that was the equation. तो ये इक्वेशन ऐसा बता रहा है कि जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो सोचो कि अगर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो ये v/c का रेशियो भी बढ़ता जाएगा. तो जो टर्म डिनोमिनेटर में जो सब सब्ट्रैक्ट हो रही है
डिनोमिनेटर में जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है वो बढ़ती जा रही है, तो रिजल्टेंट डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिनोमिनेटर में जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है वो बढ़ रही है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, बिकॉज जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है वो इंक्रीज हो रहा है, तो रिजल्ट डिक्रीज ही होगा। तो जैसे डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये जो पूरा रिजल्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो रिजल्ट है वो क्या होगा? इंक्रीज। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू theory of relativity, when your velocity increases, when the velocity increases, mass is also increases. मतलब क्या हुआ कि जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करते हो तो मास भी इंक्रीज होगा। तो अब जो नया मोमेंटम है वो p डैश इज इक्वल टू m डैश v डैश होगा। तो p डैश मास इंक्रीज होगा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि m शुड बी लार्जर देन द m डैश, मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग इन द वेलोसिटी द न्यूअर मास इज अज्यूम्ड टू बी m डैश। तो m dash will be larger than the m dash will be larger than the m because according to this theory of relativity, this equation is actually derived from the theory of relativity. तो क्या होगा कि जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो उसका मास भी बढ़ जाएगा, तो नया मास जो अब उसको m dash अज्यूम करते हैं, तो m dash अपॉन m शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अब ये नया मोमेंटम जो है वो p dash इक्वल्स टू m dash v dash, एंड p जो ओरिजिनल इनिशियल मोमेंटम जो था वो अज्यूम करते हैं कि p है, तो p इज इक्वल्स टू mv। तो अब p डैश अपॉन p क्या होगा भैया? तो m डैश अपॉन m इंटू वी डैश अपॉन वी। बट ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो डबल हम कर रहे हैं, मतलब वी डैश इक्वल टू वी, तो वी गेट कैंसिल, 2 बचेगा। तो फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि p डैश अपॉन 2p इज इक्वल्स टू m डैश अपॉन m, बट m डैश अपॉन m इज ग्रेटर देन 1, दैट वी हैड ऑलरेडी प्रूव्ड। तो मतलब क्या हुआ कि p dash is greater than 2p. What does it mean? It means momentum जो है ना वो डबल से भी ज्यादा इंक्रीज होगा। It will be increases more than the double. क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। या फिर सिंपली ऐसा सोचो, या फिर सिंपली ये इक्वेशन को देखो, अगर आप वेलोसिटी डबल करोगे तो ये तो डबल हो ही जाएगा, ये तो डबल हो ही जाएगा, बट उसका मास भी थोड़ा बढ़ेगा, मास भी इंक्रीज होगा थोड़ा, तो रिजल्ट जो है वो थोड़ा डबल से ज्यादा इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल। यस सर। वेलोसिटी बढ़ाते हो तो वेलोसिटी डबल करते हो तो ये तो टर्म डबल हो ही जाएगा, बट मास भी थोड़ा बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट जो मोमेंटम है वो थोड़ा डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। ओके, और बताओ। सर ये 6th में क्या कर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हो? ओके फिफ्थ भी सर। ओके, फिफ्थ पे ले लेते हैं। A boat is sent across the river with the speed of 8 km per hour. The resultant velocity of the boat is 10 km per hour. Then what is the velocity of the river? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है ऐसे, और मैं है ना, मेरा जो बॉट है उसको आई वांट्स टू, द बॉट इज सेंट अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब क्या हुआ कि परपेंड नॉर्मल, मतलब ये जो है मेरा बॉट का वेलोसिटी है। आई वांट टू सेंड द बॉट अक्रॉस द रिवर, उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 8 मीटर पर किलोमीटर पर आवर है।
एंड रिवर का मुझे पता नहीं है क्या है, वही तो मुझे फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर आई वांट्स टू फाइंड। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो ये हो जाएगा। मेरा एक्चुअल वेलोसिटी ये है, रिवर का ये है, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो रिजल्टेंट है ना वो 10 हो जाता है, तो रिवर का कितना वेलोसिटी होना कितना चाहिए, तो बोलो अब फिगर को देख के बता दो मुझे क्या होना चाहिए। आराम से आप आंसर दे सकते हो। 6 km/h. या एग्जैक्टली आपको पता है कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट विल गिव यू द 10 स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? दिस मस्ट बी अ 6, then and then it will be the answer is the 10th. Is it understood, friend? Yes. Yes, sir. Is it okay? किसका डाउट था ये? किसका डाउट था? Is it understood? It is clear now? Yes, sir. Okay. चलो क्वेश्चन नंबर 6. A train of 150 meter length is going towards the north direction at the speed of 10 meter per second. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards the south direction on the railway train. The time taken by the parrot to cross the train. देखो एक ट्रेन है, वो जा रही है टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब अज्यूम कर लो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और वन बर्ड दैट इज अज्यूम टू बी अ पैरॉट इज मूविंग टूवर्ड्स द साउथ, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। देखो ये पूरा क्वेश्चन रिलेट, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे रिलेटिविस्टिक अप्रोच वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक ही फॉर्मूला है जो हमको अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको? Speed is equals to distance upon time. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे जब ये जो पैरोट है उसको ट्रेन को क्रॉस करना है, तो कोई मुझे बताएगा हाउ मच द रिलेटिवली डिस्टेंस इट नीड टू बी ट्रैवल। पैरोट को ट्रेन को क्रॉस करना है तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 150 meter. 150। ये मैं इसको रिलेटिव डिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में पैरोट इज नॉट ओनली द ट्रैवलिंग 150, बिकॉज ट्रेन भी थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, तो दोनों का मिला के ये रिलेटिवली 150 मीटर है, ऐसा कह सकते हैं। देखो ट्रेन खड़ी थोड़ी ना है, ट्रेन भी मूव कर रही है, तो एक्चुअली पैरोट ने तो उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, बट रिलेटिवली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वही डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पैरोट विल बी इक्वल्स टू 150। अब यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस लेना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि v1 माइनस वी टू, बट v1 माइनस -5, ये माइनस क्यों लिखा पता चला आपको? Opposite direction में Opposite. इसलिए डायरेक्शन है, तो एक्चुअली तो आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, तो ये हम लिखते हैं, नो डाउट यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट ये जो VB है ना वो इटसेल्फ नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल गेट यू द पॉजिटिव। और आपको वैसे भी पता है कि दो ऑब्जेक्ट सामने है तो उसके रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाता है, जब कोई ट्रेन हमारे सामने से आती है तो उसका स्पीड हमको जो है उससे ज्यादा फील होता है। तो फाइनली हाउ मच द टाइम विल बी taken to cross the train by the parrot, तो कितना टाइम लगेगा आपको? अब देखो 10 seconds. 10 सेकंड। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आया? Yes, Yes. sir. इज इट ओके? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, yes. चलो और बताओ। Sir, 11. क्वेश्चन नंबर 11। ओके, a river is flowing from west to east with the speed of 5 meter per minute. Okay, let me just draw the figure.
ओके, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्शंस आर लाइक दिस। तो ये हमारा अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट, एंड रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यू कैन सी, ओके, with the speed of 5 meter per minute. Now a man can swim in the still water with the speed of 10 meter per second. अब जो पर्सन है उसका एक्चुअल वेलोसिटी 10 मीटर पर मिनट है। इन विच डायरेक्शन शुड ही स्टार्ट, शुड द मैन स्विम सो एज टू टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मैन को कौन से डायरेक्शन से उसका मोशन स्टार्ट करना चाहिए सो दैट इट विल टेक द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होगा कि ये, जल्दी से। हाँ मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये पाथ उसको फॉलो करना है। बट क्या वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या ये पाथ फॉलो करेगा वो एक्चुअल में? नहीं, तो सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो क्या ये पाथ उसका होगा, फॉलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द वाटर इट विल फ्लोट टू दिस पॉइंट एक्चुअली। तो मुझे यहाँ से यहाँ पे ही पहुंचना है, तो उसको स्टार्ट कौन से डायरेक्शन में करना होगा, कोई बताएगा मुझे? वेस्ट। थोड़ा थोड़ा अगर मैं इसका मोशन थोड़ा इस डायरेक्शन स्टार्ट करूं तो वो फ्लोट होके, तो फिर वो फ्लोट होके जहाँ पे उसको जाना है वहां पे पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। तो उसका जो पाथ है ना वो ये होना चाहिए, तो वो फ्लोट होके यहाँ पे आ जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ पे। क्या ये समझ में आया आपको? तो मैन का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो 10 है, रिवर का जो है वो 5 है, और आपको ये एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री इट इज वेरी क्लियर दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ओपो हाँ अपोजिट साइड जो है वो 5 है, हाइपोटेनियस 10 है, तो 1/2। तो थीटा कितना आएगा फ्रेंड्स? 30 डिग्री। 30। तो हमको क्या करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ, विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम सो दैट इट टेक द शॉर्टेस्ट पाथ टू द पाथ टू गो टू द साउथ। मतलब नॉर्थ से साउथ पे जाने के लिए सबसे टू गो टू द साउथ, साउथ पे जाना है उसको, नीचे जाना है। नीचे जाना उल्टा है। करना तो ये पड़ेगा ना, फिगर मैंने, उल्टा करना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, फिगर पूरा फिर से ड्रॉ करते हैं। पर होगा तो ऐसा ही ना सर। हाँ ऐसा ही होगा, एक काम करते हैं ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं। तो चलो ये 30 डिग्री हो गया। तो मुझे ये बताओ कि ये जो ईस्ट डायरेक्शन के साथ उसका एंगल कितना होगा, ईस्ट डायरेक्शन के साथ, ईस्ट से कितना होगा ये एंगल? 90 + 30। 120 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बट यहाँ पे थोड़ा मुझे उल्टा करना पड़ेगा, थोड़ा गलत हो गया। उसको नॉर्थ से साउथ जाना है, लो लास्ट में साउथ मैंने देखा नहीं, मतलब जाना है ऐसे उसको। तो एक्चुअली उसको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा, वो फिर वो कुल मिला के वो यहाँ पे आ जाएगा, वो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा। ये 10 है, ये 5 है, और ये मुझे मिलेगा 30 डिग्री। तो ये 30 है तो मतलब ये मिल जाएगा मुझे 120। तो उसका डायरेक्शन ईस्ट के साथ 120 डिग्री, फ्रॉम ईस्ट टू I can say from east to west or from east to south 120 डिग्री। तो हाँ डाउन स्ट्रीम के साथ उसका 30 डिग्री। अच्छा स्ट्रीम के साथ कितना होगा, ये वाटर स्ट्रीम है तो वाटर स्ट्रीम के साथ डाउनवर्ड, वाटर स्ट्रीम के साथ उसका एंगल कितना होगा वाटर स्ट्रीम के साथ? 120। 120। 120 विद द डाउन स्ट्रीम। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। तो ये डाउन बाउंड भूल जाओ, बट स्ट्रीम के साथ उसका एंगल 120 डिग्री हुआ। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। Okay. And the answer, is it the same answer? Yes, sir. Okay. तो और बताओ 12। 12th question.
a train is moving towards east and the car is along the north, both with the same speed. The observed direction of the car to the passenger in the train. Direction of the car to the passenger in the train, मतलब ट्रेन में से जो पैसेंजर है वो कार को देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? देखो पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए आपको, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है? चलो पहले मुझे ये बताओ कि कौन किसको देख रहा है? पैसेंजर कार ट्रेन को देखना। अरे कार का देखना, कार का स्पीड देखना पैसेंजर में से। देखो वी वांट्स टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ कार, मतलब कार का फाइंड करना है फ्रॉम द ट्रेन, तो वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। चलो ये आपको समझ में आया पहले तो? यस सर So according to the theory, I can write that VCT is equals to VC minus VT. Is that clear, friends? यस सर। चलो अब क्या है कि the train is moving towards the east. अब ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ना उसको मैं x बोल देता हूँ एंड नॉर्थ डायरेक्शन को मैं y बोल देता हूँ। ओके, तो मुझे थोड़ा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना, मेरे लिए सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना है? तो वो तो पता नहीं है बट कुछ है, सपोज के वीटी ही है, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज वीटी, तो वीटी का मतलब वीटी इंटू आई कैप लिखना चाहिए मुझे। आई कैप क्यों लिखा पता चला आपको? एनी वेक्टर एक्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, याद है आपको? यस सर अब वेलोसिटी ऑफ द कार मुझे क्या लिखना चाहिए? तो कार कौन से डायरेक्शन में है? वीसी जे कैप। हाँ, कार जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मुझे लिखना चाहिए वीसी जे कैप। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? अब मैं दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये हो जाएगा वीसी जे कैप माइनस वीटी आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कुछ आएगा ये डायरेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब कुछ आएगा, तो ये कुछ मतलब क्या हुआ? नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आएगा कुछ, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर तो इसको ऐसे सॉल्व करना होता है, समझ में आया आपको पूरा चीज? यस सर। एंड इज इट द सेम आंसर? देखो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आएगा। यस सर। डायरेक्शन से समझा हो ना सर, वो डायरेक्शन कैसे? हाँ, मैंने है ना ईस्ट डायरेक्शन को एक्स बोल दिया एंड नॉर्थ डायरेक्शन को वाई बोल दिया। ओके, ईस्ट को मैंने एक्स बोल दिया एंड नॉर्थ को मैंने वाई बोल दिया, खत्म बात, दैट्स शीट, दैट्स ऑल। तो ये जो ट्रेन है ना वो ईस्ट की तरफ है, तो ट्रेन का मैंने टुवर्ड्स द आई कैप ले लिया बिकॉज वो ईस्ट की तरफ है, और जो कार है वो नॉर्थ की तरफ, तो उसका जे कैप ले लिया। अब मुझे करना क्या है? तो मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, तो जिसका है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में। सो वांट्स टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और अकॉर्डिंग टू द थ्योरी वीसीटी इक्वल्स टू वीसी माइनस वीटी, तो वीसी माइनस वीटी लिखा मैंने, तो मुझे पता चला कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। बट यहाँ पे सोचो कि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में। इज इट क्लियर? यस सर इज इट ओके? यस सर ओके, चलो और बताओ। चलो रिलेटिव मोशन में से लास्ट, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? चलो अब मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी 1 to 20, 8. 8th question. A body is thrown vertically upward if the air resistance is to be taken into account. Air resistance को भी हम consider करते हैं. Then the time duration which the body will rise is. देखो फ्रेंड्स ऐसा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है
अगर कोई एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है पता है, जितने टाइम में बॉडी ऊपर जाएगा ना उतने ही टाइम में वो नीचे वापस आएगा। जितने टाइम में बॉडी ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में वो नीचे वापस आएगा। बट यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि भाई हमको क्या है कि हमको एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना है, एयर का रेजिस्टेंस जो है उसको भी कंसिडर करना है। तो अब सोचो कि कौन सा वाला टाइम ज्यादा होगा, ऊपर जाने का टाइम ज्यादा होगा या नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा? कौन सा टाइम ज्यादा होगा? ऊपर जाने का। ऊपर जाना। ऊपर जाने। ऊपर जाना। अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा? ऊपर जाना। उसको मुझे मैथ ऊपर जाने का क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कौन से हिसाब से बोल रहे हो, कौन से लॉजिक से? सर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा और फिर दूसरा तो एयर का डायरेक्शन चाहिए ना, तो वो तो नहीं, एयर है वैसा ही वहां पे ही पड़ा हुआ है एयर। सर नीचे आने का कम ज्यादा होगा। सर ऊपर जाने में दो भी लगेगा, वो एक्सीलरेशन और एयर रेजिस्टेंस शायद। हम्म, ऑप्शन बी आएगा सर। नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि क्यों आएगा, सोच सोच तो होना चाहिए ना कुछ। सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेसर देन विद रिस्पेक्ट टू एयर। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट का तो वेलोसिटी एयर से तो ज़्यादा ही होगा तो ही वो ऊपर जा पाएगा। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि भाई अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो ऊपर जाने में भी वो रेजिस्टेंस उसको करेगा और नीचे आने में भी वो उसको रेजिस्टेंस फील होगा। तो दोनों के, ग्रेविटी के कारण थोड़ा एक बार वो ऊपर जा रहा है, दूसरी बार वो जीरो से स्टार्ट होके वापस से नीचे आ रहा है। तो कौन से केस में ज्यादा टाइम लगेगा? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो डेफिनेटली जितना जाने के लिए टाइम लगेगा उतना ही आने के लिए लगेगा। बट अगर एयर रेजिस्टेंस है, ओके फाइन, तो क्या होगा? ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा हाँ सर, वो ग्रेविटेशनल क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशन नीचे की तरफ है और हम ऊपर फेंक रहे हैं। ओके, और एयर रेजिस्टेंस तो है ही दूसरा तो। इसका कुछ स्पेसिफिक क्या लिखा? लेट मी चेक जस्ट आंसर, जस्ट लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट। हम्म, देखो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एकदम बढ़िया, एकदम झकास। मैं आपको पूरा चीज पहले से समझाता हूँ। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। देखो केस 1, ड्यूरिंग
अपवर्ड मोशन। तो जब कोई बॉल ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस हो गए, दोनों फोर्स कौन से डायरेक्शन में होंगे? देखो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ होगा और एयर का जो एयर रेजिस्टेंस के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। बॉडी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने सपोज कि उसको u वेलोसिटी के साथ, u जितने वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया है, u वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगा कि और जो फाइनली उसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे है, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे है, तो उसका इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो a प्लस जी, दोनों एयर रेजिस्टेंस का भी एक्सेलरेशन नीचे है और ग्रेविटेशन भी नीचे है, तो a प्लस जी और दोनों मोशन के अगेंस्ट है, तो इफेक्टिव उसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो दोनों एक्सेलरेशन, एयर रेजिस्टेंस का सपोज कि मैंने a कंसीडर कर लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो g है ही, वो दोनों मोशन के अगेंस्ट है। तो अब अप्लाई करते हैं फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू v0 प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, मैंने इनिशियल अज्यूम किया है कि u है, एंड एक्सेलरेशन विल बी, इफेक्टिव एक्सेलरेशन विल बी a प्लस जी माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा कि टाइम ऊपर जाने का उसको टाइम मिल गया, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ये मिल जाएगा, दैट इज u अपॉन a प्लस जी। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो, अब हाउ मच द मैक्सिमम हाइट इट विल अचीव। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए मैं करूंगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल जो है वो u है, एंड मैंने वैसे पहले ही बताया कि उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा वो a प्लस जी होगा, बट वो मोशन के अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन, मोशन के अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन a प्लस जी बट नेगेटिव, एंड d मतलब h, मैक्सिमम हाइट को मैं h बोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो मुझे मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2 a प्लस जी। चलो, अब ये ऊपर जाने की बात खत्म, अब मैं केस नंबर 2, अब मैं क्या करूंगा, वापस आने की बात करूंगा। तो थोड़ा सोचो फ्रेंड्स कि अब बॉडी वापस आ रहा है, तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, तो अब थोड़ा सोचना फ्रेंड्स, केस 2, अब वो नीचे आ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी तरफ लगेगा उसको? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। नीचे की तरफ। और जो एयर रेजिस्टिव फोर्स जो है वो कौन सी तरफ लगेगा? ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, बट उसका जो एयर रेजिस्टिव जो फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वो कौन सी तरफ होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर ऊपर की की तरफ। तरफ। हाँ, तो वो ऊपर की तरफ है, तो अब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, देखो। तो अब इफेक्टिव, यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन मोशन के अगेंस्ट में a प्लस जी जितना होगा, और यहाँ पे दूसरे केस में इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा कि g माइनस a होगा, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, अपवर्ड डायरेक्शन में a है, तो इफेक्टिव डाउनवर्ड डायरेक्शन का इफेक्टिव एक्सेलरेशन g माइनस a होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस अब सर। हाँ, अब उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? तो अब उसको डिस्टेंस तो जितना ऊपर गया था उतना ही ट्रैवल करना है। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, d इक्वल्स टू वी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ और मैं t फाइंड करने वाला हूँ, t2 फाइंड करने वाला हूँ। डिस्टेंस उसको कितना ट्रैवल करना है? जितना वो ऊपर गया था उतना ही नीचे आने वाला है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको? तो वो तो h ही ट्रैवल करना है वापस आते टाइम, और वापस आते टाइम उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी 0 होता है, वो वापस आ रहा है। और एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है? यहाँ पे एक्सेलरेशन लेना है आपको g माइनस a लेना है, और टाइम जो है उसको मैं t2 अज्यूम कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। अब ये h का जो वैल्यू है वो तो कितना है? तो h का तो जो वैल्यू है वो u स्क्वायर, अभी हमने प्रूव u स्क्वायर अपॉन 2a a प्लस जी है, और g प्लस है, इज इक्वल्स टू हाफ g माइनस a इंटू t2 स्क्वायर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर तो अब क्या होगा? तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ओके, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए प्लस जी का स्क्वायर इंटू ए प्लस जी
मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस जी से मल्टीप्लाई किया, a प्लस जी से डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने है ना a प्लस जी से मल्टीप्लाई किया और a प्लस जी से डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा, बट ऐसा कर तो सकता हूँ ना मैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉर्मूला है उसको a प्लस जी से मल्टीप्लाई किया, a प्लस जी से डिवाइड किया, और राइट साइड को मैं ऐसा ही रखता हूँ, हाफ g माइनस ए टी टू स्क्वायर। तो T2 का स्क्वायर। ओके, अब ये है ना जो u अपॉन ए प्लस जी, यू स्क्वायर, अब ये u अपॉन ए प्लस जी तो क्या है, T1 T1. T1। तो क्या मैं इसको T1 स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, इस इतने पार्ट को T1 स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, क्या मैं? yes yes और टू गेट कैंसल, टू गेट कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा T1 स्क्वायर इंटू ए प्लस जी इज इक्वल्स टू जी माइनस ए इंटू T2 स्क्वायर। तो अब स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर में g प्लस है, डिनोमिनेटर में g माइनस है। तो फ्रेंड सीधी सी बात है, आप देख सकते हो कि ये T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर अगर देखते हो तो ये ऊपर आएगा g प्लस है, नीचे आएगा g माइनस है। तो ये रेशियो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, ये रेशियो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ये दिस रेशियो विल बी लार्जर देन 1 और लेस देन 1। larger than Larger. तो लार्जर देन 1 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि T2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन T1 स्क्वायर। तो मतलब वापस आते टाइम उसका टाइम ज्यादा लगेगा। देखो आप जो जी जितना भी आप सोच रहे थे वो सब खत्म हो गया, देखो तो फाइनली क्या आया पता चला आपको, हाँ सर पूरा उल्टा ही हो पूरा उल्टा ही हो गया। देखो इसको बोलते हैं फिजिक्स। अब पता चला आपको पूरा चीज कैसे हुआ। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था कि अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो फिर कौन सा टाइम ज्यादा होगा, ऊपर जाने का या नीचे जाने का। तो पूरा मैथमेटिकल प्रूव किया, तो फिर लास्ट में जाके पता चला कि वो साला नीचे आने का टाइम ज्यादा है। समझ में आया पूरा चीज yes sir फ्रेंड? तो इसी को बोलते हैं फिजिक्स। बट आपको समझ में आया ना, लॉजिकली कंसेप्चुअली लॉजिकली सबको सब कुछ समझ में आया। Yes. Yes, sir. ओके, केस 2 में इस तरह पता नहीं चला केस 2 में कौन से स्टेप से पता नहीं चला? सर, वो लाइन के उस साइड है ना, वहां से। देखो ये यहाँ तक समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला। यस सर। अब मैंने क्या किया कि a प्लस जी से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, बाकी कुछ नहीं किया है। तो a प्लस जी से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करोगे तो मैं a प्लस जी का स्क्वायर लिख पाऊंगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया और a प्लस जी से डिवाइड किया तो एक प्लस जी तो ऑलरेडी था और दूसरी बार डिवाइड हुआ तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। बस, तो फिर ये क्यों किया, ये T1 पिक्चर में मुझे T1 और T2 का कंपैरिजन करना है ना, तो T1 लाने के लिए मैंने ये किया। तो T1 तो u अपॉन ए प्लस जी है, तो u स्क्वायर अपॉन ए प्लस जी का स्क्वायर तो T1 स्क्वायर हो जाएगा। बस तो खत्म, ये T1 स्क्वायर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचेगा a प्लस जी, बाकी सब एज इट इज। इज इट अंडरस्टूड नाउ? यस सर। Yes, sir. ओके, सर ऐसे Yes, तो sir. समझ में आ गया पर ऐसा क्यों होता है वो समझ में नहीं आया नहीं आप ऐसा बोलना चाहिए कि सर ये तो समझ में आ गया, बट ऐसा प्रैक्टिकल चलेगा कि हाँ ऐसा पता कैसे चलेगा, नहीं प्रैक्टिकली बोलते हो आप। हाँ सर तो उसमें प्रैक्टिकली अगर सोचना है तो कैसे सोच पाओगे, तो ऐसे सोच पाओगे कि सर बलून का एग्जांपल है। नहीं वो प्रैक्टिकली क्या बताए, मैं आपको कैसे बताऊं। सर, हाँ बोलो। फेदर के एग्जांपल्स हैं। फेदर जब ऊपर ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो नीचे देर से आएगा। नहीं यहाँ पे दोनों साइड में एयर रेजिस्टेंस, ऊपर जाते टाइम भी एयर रेजिस्टेंस है, नीचे जाते टाइम भी एयर रेजिस्टेंस है, दोनों साइड एयर रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस तो दोनों केस में है।
तो उसको प्रैक्टिकली मतलब अगर प्रैक्टिकली तो आपने सोचा ना तो उससे आपको तो प्रैक्टिकली तो उल्टा मतलब मिसकंसेप्ट हो रहा है, उल्टा सोच रहे हो आप। हाँ सर, वो कुछ कंफ्यूज हो गया। हाँ तो यही बराबर है, यही बराबर है, इसको प्रैक्टिकली नहीं, इसको मैथमेटिकली समझना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकली ही समझना पड़ेगा। ओके। यस सर। सर बोलो। हाँ आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आवे तो आप इतना मेथड करने की नहीं, अब जरूरत है। देखो ये तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, बट ये तो अब ये कंसेप्ट ही हो गया ना आपके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा हो गया कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो हमने ऐसा प्रूव कर दिया। नहीं। अब कोई एग्जाम में आने वाला, अगर कोई एग्जाम में आएगा तो हम वापस से प्रूव करने थोड़ी ना बैठेंगे, अब हमको उसको याद ही कर देंगे ना कि भाई जो वापस आते टाइम टाइम ज्यादा लगता है वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। तो फिर अब कोई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन आता है, तो हम प्रूव करने नहीं बैठेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे। ओके, ओके ये तो मैंने पूरा प्रूव करके दिया मैथमेटिकली। इज इट ओके? यस। Yes, sir. चलो और बताओ। 15. क्वेश्चन नंबर 15, सर 14 15 14 15 दोनों। ओके फाइन, सर 14 15 अब दोनों कराता हूँ, 2 मिनट। ओके तो फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। Mass m slips along the wall of a semispherical surface of radius r. The velocity at the bottom of the surface is. So friends, actually this question is not, it should not be in this chapter. This should not be in this chapter. Actually it should be in the 5th chapter. But अगर start 6th chapter, ये 6th chapter का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर का है, बट स्टार्ट किया है तो खत्म करेंगे उसको। देखो कोई मुझे बताएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई हाइट से नीचे आ रहा है तो उसका कौन सा एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा और कौन सा एनर्जी बढ़ता जाएगा? पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज काइनेटिक होगा, डिक्रीज होगा। Kinetic increase होगा. तो दैट्स इट। तो अगर उसका इनिशियल हाइट ग्राउंड से उसका इनिशियल हाइट h है, ग्राउंड से उसका इनिशियल हाइट h है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज होगा अगर वो h जितना हाइट नीचे आएगा? तो mgh जितना, क्या पढ़े हो कहीं पे आप? mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है ऐसा कुछ? यस। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा बोलता है कि भाई एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। कोई एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जेशन होता है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh डिक्रीज होता जाएगा एंड वाइस वर्सा ऑन द सेम अमाउंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो आई कैन से द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। So when it comes to the ground, its velocity must be equals to, when it comes to the ground, its velocity must be equals to √2gh। और h के बदले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे h के बदले क्या है? देखो फ्रेंड्स, 2gr। R. so that should be the answer. Is that clear, friends? Is it? Yes, ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, सर sir. यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक बॉल है, ऐसा सोचो, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगता है? ऑलवेज Downward. डाउनवर्ड। डाउन, राइट? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब बोला गया ऐसा है कि भाई बॉल को ऐसे नीचे नहीं जाने देना है। यहाँ पे एक इंक्लिनेशन दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है, फ्रिक्शनलेस वायर ए बी, वायर कहाँ पे? ए बी पे है, is fixed on the sphere of radius r. A very small spherical ball slip on the wire, this wire का मतलब कौन से वायर के बाद है? AB वायर के बाद है। ए बी। तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ लिया है कि अगर कोई वेक्टर A है, उसका किसी डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा होता है वो डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा होता है उसका? जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? कोस कंपोनेंट होता है। Because
याद है आपको? और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट। ए Sine. साइन का। मतलब जिस डायरेक्शन के साथ एंगल फॉर्म होता है वो कंपोनेंट उसका कोस कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये जो जी है, तो जी का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये अलोंग द वायर ए बी। फर्स्ट कंपोनेंट। हाँ, तो वो एंगल जिस डायरेक्शन में बनता है उस डायरेक्शन का एंगल कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है। तो मतलब ये जो हो जाएगा वो जी कोस थीटा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? ये यस सर। तो यहाँ पे फॉर द मोशन on the wire AB, which component of the acceleration is important, is responsible? G cos theta acceleration H is responsible for the motion for it. तो जब वायर ए बी वायर में मोशन होता है तो कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? जी कोस थीटा। अब हम अप्लाई करेंगे D इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट पहले मुझे ये बताओ कि ये यहाँ पे फ्रॉम द फिगर यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, आपको ये तो पता है ना कि सेमी सर्कल में यहाँ पे कहीं पे भी राइट एंगल बनता है, वो पता है आपको? यस सर। सेमी सर्कल में आप कोई भी जगह पे आप अगर कनेक्ट करते हो तो ऑलवेज वहां पे राइट एंगल बनता है, वो पता है आपको? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने ए बी, हाँ, तो यहाँ पे सोच के बताओ कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड ए बी अपन 2R। ए बी अपॉन 2R, वेरी गुड। ए बी अपॉन ए सी, बट ए सी इज अ 2R। तो ये जो ए बी है वो हमारे लिए डिस्टेंस है हमारे लिए, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए सी कोस थीटा, ए सी इंटू कोस थीटा। अब ए सी जो है ना ए टू सी वो 2R है, तो हमारा जो डिस्टेंस है ए बी वो हो जाएगा 2R कोस थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. डिस्टेंस के बदले लिखना पड़ेगा 2R कोस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भैया कितना लेना पड़ेगा हमको? जी cos थीटा। और टाइम मुझे फाइंड करना है। कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4R बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा G इंटू टी स्क्वायर। तो अगर टी स्क्वायर को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो क्या बचेगा? 4R बाई जी। तो टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो तो क्या हो जाएगा? 2 रूट R by R G। बाई 2R बाई जी। ऐसा कोई फॉर्मूला है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन में ये आ जाएगा, है ना ऐसा ऑप्शन? तो क्या ये बात आपको यस सर। क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का है ही नहीं, ये फोर्थ चैप्टर का है, बट फोर्थ चैप्टर हमने कर लिया है। तो फोर्थ चैप्टर वैसे हमने कर लिया है तो हम ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस यस सर। Yes, sir. चलो और बताओ। ये 16 भी वही ट्रैप का है, 16 भी वही ट्रैक का है, तो 16 को भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसी ट्रैक पे है, थोड़ा मेरे यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना देखना। Okay, a body is slipping from an inclined plane of a height h and length l. Okay, तो एक inclined plane है, थोड़ा ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ उसको। इट इज अ न्यू फॉर यू। ओके, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंक्लिनेशन थीटा है। वैसे फिफ्थ चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये कंसेप्ट आने वाला है, बट थोड़ा एडवांस में मैं आपको समझा देता हूँ।
तो पहले मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Downward. डाउनवर्ड। तो ये कैन आई से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक समझ में आया आपको? अब नया क्या है? तो अब आपको क्या है, जो जो स्लोप है ना, स्लोप उसको एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। स्लोप से परपेंडिकुलर एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। चलो कर दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर एक लाइन। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो एंगल होगा ना थीटा, वही एंगल यहाँ पे होना ही चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? चलो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये क्रॉस एंड ये क्रॉस, क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस? Yes, Yes, sir. sir. और दूसरी बात, क्या ये इक्वल एंड ये इक्वल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? देखो तो। Yes, sir. तो ये क्रॉस एंड इक्वल के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो ये क्रॉस एंड इक्वल के बीच में भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि उसको मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, इन दोनों को, ये 1 एंड 2 लाइन को 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया। ये 1 एंड 2 लाइन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो ये लाइन नंबर 3 एंड 1 का कन्वर्जेशन हो जाएगा 3 में एंड 2 का कन्वर्जेशन हो जाएगा 4 में, बट दोनों के बीच का एंगल तो थीटा ही रहेगा। क्या ये बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. 1 एंड 2 को 90 डिग्री रोटेशन देते हो, तो 1 will be gets converted into line 3 and 2 is get converted into line 4, but angle will be between them will be remains the theta. तो ये बात समझ में आया? तो अब Yes, sir. ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के अंदर ऐसे स्लोप वाले बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन एवरी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो स्लोप का जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे बनाना है आपको, जी के बीच में और जी और ये परपेंडिकुलर लाइन के बीच में। तो इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि ये जी का इसका ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? Cos theta. जी cos थीटा। और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हो जाएगा? Sin theta. Sin G theta. sin theta. तो यहाँ पे मुझे बताओ कि स्लाइड करने के लिए, ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? Sin theta. G sin theta. और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट इज स्लिपिंग फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द हाइट h, उसका हाइट h दिया हुआ है एंड उसका लेंथ l दिया हुआ है, हाइट h लेंथ l, and the angle of inclination is theta. The time taken by the body to come from top to the bottom. तो once again हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि distance is equals to initial velocity v naught t plus half at square. तो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस कितना है, तो कि भाई हमको इसको स्लाइड करना है और उसका लेंथ हमको l दिया हुआ है, स्लोप का लेंथ l है, तो यहाँ पे l लिखेंगे। इनिशियल 0 हाफ। एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा भैया, अब बता दो मुझे सोच के। तो ये स्लाइड करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, बोलो? ग्रेविटेशनल। Gravitation. नहीं यार, ग्रेविटेशनल थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। स्लाइड करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है? ये इतना सारा समझाया तो सही, इसीलिए तो समझाया आपको कि ये जी साइन थीटा जो है वो इसको स्लाइड कराएगा। जी के 2 कंपोनेंट है, तो एक जो जाएगा वो तो यहाँ पे जाएगा, और दूसरा जो ये स्लाइड के ये स्लोप के सरफेस में जो स्लाइड करा रहा है वो कौन सा करा रहा है, कौन सा कंपोनेंट जी का स्लाइड करा रहा है ऑब्जेक्ट को? Sin theta. इंटू टी स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l बाई जी साइन थीटा। तो टी स्क्वायर को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? √2l बाई, काम करते हैं h के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रॉम द फिगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो तो। ये पूरा 2l by t. ये पूरा l है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कैन आई से h बाई l। तो l के बदले में क्या लिख सकता हूँ, l के बदले तो अब टी स्क्वायर क्या होगा, अब टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 2 बाई जी साइन थीटा तो था ही, और इनटू एल के बदले h अपॉन साइन थीटा। तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और बचेगा 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी।
तो अब टी क्या हो जाएगा सोचो, रूट निकालो। तो साइन स्क्वायर थीटा का तो हो जाएगा 1/sin थीटा, और बाकी बचेगा रूट के अंदर 2h/g। तो ऐसा कोई ऑप्शन है भैया? तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ये है ना, एज अ शॉर्टकट भी आपको याद रखना है कि ऐसे कोई स्मूथ सरफेस है स्लोप वाला, तो उसमें से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर हाइट h है तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम फ्रॉम टॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट h इन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विदाउट द, ये विदाउट फ्रिक्शन के लिए वैलिड है। वैसे ये चैप्टर नंबर 4 का कंसेप्ट है, बट समझ में आया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। So it's also interesting. चलो और बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 30। वन टू 30। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि अगर आपको JEE नीट के अंदर आपको क्रैक करना है तो वीक में आपको एटलीस्ट 8 घंटे 8 आवर्स आपको MCQ का, फिजिक्स का अलग से 8 घंटे, केमिस्ट्री का अलग से 8 घंटे, मैथ्स का प्रैक्टिस करना ही करना है। ये आपको कहीं से भी निकालना है, अगर वो निकाल लेते हो तो ही आपका JEE नीट क्रैक हो पाएगा। मैंने यहाँ पे जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो एकदम आइडियल है, बहुत ही अच्छा है। आप उसको अच्छे से थोड़ा टाइम देके सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हो। JEE नीट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉपर करना होता है। तो मुझे जिस हिसाब से आप डाउट पूछ रहे हो, इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने नहीं किया ये, तो मतलब नहीं आपका क्रैक होगा। आपको करना चाहिए, अगर मैंने ऐसा बोला है कि आपको ये करके लाना है तो करके लाना है, दैट्स इट। मतलब टाइम मिलना ही नहीं चाहिए मुझे कि मैं कुछ और बात करूं, मेरे डाउट ही आपके इतने होने चाहिए। चलो पूछना है किसी को इसमें से 1 to 30। 20. 2020, okay. Two stones of a different masses are dropped simultaneously from the top of the building. So which will comes to the ground earlier? देखो ये तो गैलीलियो ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था पिज़ा के जो टावर था, वो पिज़ा टावर से, कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ उसने फ्री फॉल कराया तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में ही नीचे आएंगे। अगर हम एयर यहाँ पे whenever not specified we have to consider there is no air resistance, तो आप भी एक्सपेरिमेंट करना टेरेस पे जाके, जब कोई एयर विंड ब्लो नहीं हो रहा है, एकदम स्टील, मतलब कोई एयर ही नहीं है, तो दोनों ऑब्जेक्ट आप डालोगे ना तो दोनों साथ में ही नीचे आएंगे। बिकॉज नीचे आने के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस ट्रैवल का जो फॉर्मूला है वो v0t + ½ at² है। तो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट सपोज के h है, इनिशियल 0 है, तो ये हो जाएगा ½ gt²। तो t² क्या हो जाएगा? 2h/g। तो t √2h/g। तो यहाँ पे कहीं पे मास दिख रहा है आपको क्या? ये टाइम टेकन टू कम टू द ग्राउंड जो फॉर्मूला है उसमें मास दिख रहा है क्या आपको? नो सर। तो मास नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि both stones will reach the ground simultaneously. Is it okay friends? Okay, sir. 28 28, okay, good. A ball is thrown vertically upward from the top of the tower with the speed of 4.9 meter. It strikes the pond near the base of the tower after 3 seconds. What should be the height of the tower? It is a very interesting question. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की ट्राई करो ये क्या पूछे है। तो ऐसा दिया हुआ है कि एक स्टोन को जो ना ये टावर के टेरेस में से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और फिर वो बाद में जाके बाजू में एक पॉन्ड है तो वो पॉन्ड पे पड़ा, और उसके लिए जो टाइम लगा वो 3 सेकंड है। तो अब उसको उसके ऊपर से पूछ लिया है कि भाई, उसके ऊपर से पूछ लिया है कि भाई व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द टावर।
तो पहले तो इसका पिक्चराइजेशन करते हैं, पहले तो इसका पिक्चराइजेशन करते हैं। ये हमारा टावर है, और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसने यहाँ से थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे पॉन्ड है, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया और वो ऊपर जाके पॉन्ड पे पड़ रहा है। तो ये जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम मतलब ऊपर, ये ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का, वो जो टोटल टाइम है वो 3 सेकंड है। तो क्या आपको ये पता चला? और मुझे फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स? मुझे ये टावर का जो हाइट है ना वो फाइंड करना है। चलो पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस सर। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले मैं है ना, ये मैं फाइंड करूंगा कि भाई वो कौन से हाइट तक पहुंचता है। पहले मैं ये फाइंड कर दूंगा कि वो कहाँ तक पहुंचता है। पहले इसको मैं एच डैश बोल देता हूँ। तो ये एच डैश मैं फाइंड कर दूंगा, और उसके लिए क्या टाइम लगेगा, उसके लिए क्या टाइम लगेगा वो मैं फाइंड कर दूंगा। चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम वहाँ जहाँ से थ्रो किया वहाँ से स्टार्ट करके ऊपर मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो आपको पता है शॉर्टकट फॉर्मूला v0²/2g। मैक्सिमम हाइट के लिए उसका जो फॉर्मूला v0²/2g। तो यहाँ से यहाँ के जो फॉर्मूला है वो v0²/2g। v0 जो है वो 4.9 इंटू 4.9 अपॉन 2 9.8। तो 4.9 2 ज़ा 9.8, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.9 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। तो चलो ये पता चला कि भैया ये मैक्सिमम हाइट कितना है इसका। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। 4.9 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 2.45। 2.45 या 2.45 का भी हाफ। तो 2.45 का हाफ करोगे तो क्या होगा? 2.5 का हाफ 1.25 1.225, ये तो 1.225 हो जाएगा कुछ, 1.225 ऐसा कुछ होगा। बराबर है ना भैया? Yes, sir. Yes, sir. या तो अब उसके लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट बोलो। टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट क्या होता है? v0/g। नोट पर। तो ये 4.9 बाई 9.8, तो ये तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। तो खत्म बात। मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 0.5। तो फिर मुझे ये बताओ कि यहाँ से स्टार्ट करके वो पॉइंट पे जा रहा है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको? अब यहाँ 2.5। हाँ, तो वो 2.5 सेकंड मिल गया मुझे। हम्म। चलो अब खत्म बात। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? अब केस नंबर, ये केस नंबर 1 खत्म। अब केस नंबर 2, अब स्टार्ट होगा हमारा केस नंबर 2। अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हेन इट कम्स टू द पॉन्ड? h plus h। डिस्टेंस कैपिटल H प्लस स्मॉल h। आगे ना? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओगे कोई कि कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा? टाइम जो लग रहा है वो 2.5 सेकंड है। क्या ये आपको पता चला आपको? अब मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा? v0 plus half at square। हाफ gt स्क्वायर। ठीक। अब डिस्टेंस मुझे कितना लेना है? कैपिटल H में। h plus चलो इनिशियल, सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। 0। और एक्सेलरेशन तो प्लस 9.80 लेना है, और टाइम जो है वो 2.5 का मतलब 5/2 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास कैपिटल H का वैल्यू मुझे पता है, कैपिटल H का मूल्य मुझे ये पता है कि वो 1.225 है। स्मॉल h मुझे फाइंड करना है, और यहाँ पे हो जाएगा 4.9, 9.8 डिवाइड बाई 2 4.9 इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर करोगे तो 25 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? 30.625 आएगा सर ये। नहीं, बराबर है। तो अब ये क्या करेंगे हम कि क्या आएगा, ये कितना आता रहा है? मैं पूरा बोल रहा हूँ सर, वो पूरा। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो 1.225 हाँ। h इज इक्वल्स टू 4.9 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4.9 डिवाइड बाई 4 तो 1.225 है।
तो 1.225 इंटू 25। अब तो h को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो 1.225 25 माइनस 1.225, तो 1.225 को कॉमन ले लो एंड 25 माइनस 1 मतलब 24। और ये आपको पता होगा कि 1.225 ऐसे है तो 4.9 डिवाइड बाई 4 है, तो 4.9 डिवाइड बाई 4 इंटू 24, तो 4 6 जा, तो ये हो जाएगा 9.83 जा, तो 10 3 जा 30, तो ये 9.83 जा समथिंग 9.4 29.4 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस यस सर। और ये एग्जैक्टली जेडबल लेवल है, ये जेडबल नीट का लेवल है, ये नीट का तो उससे कम होता है, ये जेडबल लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या बात समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. ये जेडबल का Yes, लेवल sir. होता है, सोचना होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप जाके फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला दो, ऐसा नहीं होता है। जस्ट जाओ फॉर्मूला अप्लाई कर दो आंसर ला दो, ऐसा नहीं होता जेडबल के एग्जाम में। आपको थोड़ा सोचना होता है। आपके नॉट ओनली द आपका आपका जस्ट आपका ये ओनली नॉलेज, मतलब ये सब्जेक्ट का नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में आपका सोच, आपकी लॉजिकल अप्रोच आपका कितना है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। आप कितना सोच पा रहे हो, क्या सोचते हो क्वेश्चन के द्वारा, क्या इमेजिन कर सकते हो, उसी वही भी वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, उसमें आपको उसके सब्जेक्ट का तो नॉलेज, अगर इस टाइप के एग्जाम को क्रैक करना है तो सब्जेक्ट का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ में आप कितना लॉजिकल सोच सकते हो वो भी आपको वो भी मतलब इम्पोर्टेंट है। तो वो आएगा, वो कैसे आएगा, वो जैसे आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स को शांति से। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए और पेशेंट भी होना चाहिए, ये दो चीज अगर आपके हो पास है तो ऐसा ये सब्जेक्ट जो है इसमें जो मजा है, ऐसा मजा कहीं पे भी नहीं आएगा आपको। थोड़ा मोबाइल से हटके व्हाट्सअप चैट, वीडियो गेम पबजी, उससे हटा के ध्यान को यहाँ पे अगर बढ़ाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बट इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। Yes. Yes, sir. सर अब 30। क्वेश्चन नंबर 3030। A rocket is fired upward from the Earth's surface such that it creates an acceleration of 19.6 meter per second square. After 5 seconds, the engine is going to be switched off. What is the maximum height that rocket can achieve? चलो, है कोई माइका लाल मुझे बताएगा कि ये कैसे सोल्व होगा? एकदम झकास है ये क्वेश्चन। देखो पहले तो रॉकेट कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर। अब ऊपर की तरफ, मतलब कौन सा? Accelerated motion. एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक काम करते हैं, 5 सेकंड में कहाँ तक पहुंचता है वो तो देख लेते हैं। 5 सेकंड में वो कहाँ तक पहुंचता है वो तो देख लेते हैं। तो ये ग्राउंड है और 5 सेकंड के अंदर रॉकेट सपोज कि यहाँ तक पहुंचता है, तो ये रॉकेट 5 सेकंड के अंदर यहाँ तक पहुंचता है। तो एक काम करते हैं, हम दो चीज फाइंड करेंगे। एक तो उसने कितना हाइट अचीव किया वो भी फाइंड करेंगे, और उसका वेलोसिटी अब कितना है आफ्टर रीचिंग हियर, हाउ मच इट्स वेलोसिटी इज। हम ये दो चीज फाइंड करेंगे। तो चलो करते हैं फाइंड। तो पहले यहाँ तक पहुंचाते हैं उसको, और उसके बाद क्या होता है वो बाद में सोचते हैं। तो केस 1, फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड, हाउ मच द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल? तो वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल 0, एक्सेलरेशन हमको पहले से बताया गया है कि 19.6 है, वो कुल मिला के 19.6 एक्सेलरेशन है। एंड टाइम जो है वो 5 का स्क्वायर 25। तो हाउ मच द डिस्टेंस इट शुड बी ट्रेवल्ड? तो ये 19.6 से डिवाइड बाई 2 इंटू 25। तो 19.6 डिवाइड बाई 2 तो 9.8 आ जाएगा। 9.8 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 245 meters. हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 980 डिवाइड बाई 4, तो 490 डिवाइड बाई 2, 490 डिवाइड बाई 245, यस 245 मीटर शुड बी द आंसर। मतलब ये है ना वो 245 डिस्टेंस है। अब वहां पे जाके उसका वेलोसिटी कितना होगा? हाउ मच द वेलोसिटी टू अचीव? तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन 19.6 है,
एंड टाइम जो है वो 5, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 196 डिवाइड बाई 2, तो ये 98 मतलब 9.8 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया तो 10 डिवाइड बाई 2, तो 196 डिवाइड बाई 2 तो 98 हो जाएगा फ्रेंड्स। 196 डिवाइड बाई 2, तो 98 मीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद उसका ऊपर की तरफ वेलोसिटी, जो है वो उसका ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो है वो 98 मीटर पर सेकेंड है। सर पर 5 मिनट के बाद तो इंजन ऑफ नहीं हो जाता? अरे इंजन ऑफ होने का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वेलोसिटी नहीं है। इंजन ऑफ हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका अब एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा इंजन का। देखो तब आप जब स्कूटर चलाते हो तो आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना बंद कर देते हो, तो क्या वो स्कूटर चालू नहीं रहता क्या आपका? रहता तो है, धीमे धीमे कम होता है। हाँ तो धीमे धीमे कम करो ना, तो अब धीमे धीमे कम करो, वही तो बताना चाहता हूँ मैं, बताना चाहता हूँ कि अब वो धीमे धीमे जैसे ऊपर जाएगा तो कुछ हाइट अचीव करने के बाद उसका होगा स्टॉप होगा। तो वही तो क्वेश्चन है कि अप टू विच हाइट इट कैन गो, मैक्सिमम हाइट। तो ये 5 सेकंड के बाद जस्ट हमने इंजन को बंद किया, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट ये रॉकेट भी बंद हो जाएगा। रॉकेट तो उसने कुछ वेलोसिटी अचीव किया है, 5 सेकंड के अंदर उसने 98 जितना अचीव किया है, तो वो वेलोसिटी के द्वारा वो क्या करेगा, वो और आगे बढ़ेगा। और अब क्या है, अब एक प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम ये है कि अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अब, तो वो क्या करेगा, ग्रेजुअली इंजन को स्लो करेगा और कुछ हद के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये केस नंबर हमारा 2 हुआ। ये केस नंबर 1 जो था वो मैंने अभी खत्म किया। अब उसके बाद केस नंबर 2 स्टार्ट हुआ। तो केस नंबर 2 में क्या है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 98 होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 होगा। अब केस नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया, तो केस नंबर 2 में उसका इनिशियल वेलोसिटी 98 है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेशन लेना है -9.8। क्यों माइनस? बिकॉज अब उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेना है। और आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, आपको v² - v0² इज इक्वल टू 2AD। तो अब v² 0, 98 इंटू 98, एक्सेलरेशन -9.8, और डिस्टेंस तो आपको फाइंड करना है कितना ज्यादा और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये हो जाएगा 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8। तो 9.8 टेंजा, तो ये 980 डिवाइड बाई 2, 980 डिवाइड बाई 2 मतलब 490। तो ये डिस्टेंस 490। अब मुझे ये बताओ कि हाउ व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप। तो पहले उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 245 और दूसरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वापस से 490। तो अब कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने, 735. 490 प्लस 245, तो कुल मिला के वो हो जाएगा 730। इंजन बंद करने के बाद वो ज्यादा ट्रैवल हुआ। हाँ तो वही तो है, बिकॉज उसने वेलोसिटी ज्यादा अचीव किया है ना, वो तो वेलोसिटी कितना अचीव होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कितना वेलोसिटी उसने इंजन बंद करने से पहले उसने कितना वेलोसिटी अचीव किया उसके ऊपर वो सब डिपेंडेंट है। तो इतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो अब जाके पता चला ये किस लेवल का क्वेश्चन था। हाँ सर। सर मजा आ गया ना, मजा आता है ना इस हाँ जो माइंड काम करता है आपका, थोड़ी सोच आपकी अगर ऐसी है, गहरी सोच है, तो मजा आएगा फिजिक्स में, बहुत ही मजा आएगा। इस ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। उसके बाद 34 31 ले लें। 31 ले लेते हैं, ओके। समझ 34 में है। आपको, देखो अब देखो मेरी बात सुनो, भले ही आप ये सॉल्व ना कर पाओ, बट क्या आप मैं जो समझा रहा हूँ उसमें समझ तो आ रहा है ना आपको? Yes. यस सर। अब मतलब अब इस लेवल के लिए वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप सॉल्व ना कर पाओ तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये तो एग्जैक्ट जेडबल का लेवल आ गया, तो वो तो ग्रेजुअली आपका बढ़ेगा। बट समझा रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना आपको?
Yes, यस sir. सर. बस तो ये वो अब अभी के लिए तो वो इतना ही जरूरी है कि आपको समझ में आए. ऑब्वियसली सर ये लेवल पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन, बट एक सोच डेवलप होगी आपकी, विचारने की मतलब सोचने की ताकत डेवलप होगी आपकी. बोलो. सर ये केस 1 में -9.8 नहीं ले सकते क्योंकि वो नहीं 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 ऑपोजिट ही नहीं, होगा केस ना. वन में देखो, केस वन में उन लोगों ने कुल मिला के हमको दिया है कि कुल मिला के इंजन 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है. मतलब इंजन क्या करेगा, धुआं छोड़ेगा, तो वो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में वो कुछ फोर्स प्रोड्यूस कर देगा, और कुल मिला के उसका एक्सेलरेशन 19.6 है. तो वो रिजल्टेंट उसका एक्सेलरेशन ऊपर जाने का है. Is that clear? यस सर पता चल गया. यस सर. तो वो तो हमको दिया गया है, तो हमको वही लेना पड़ेगा हमको जो दिया गया है. ओके. यस सर. और अगर सर नहीं दिया होता तो फिर तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं ना, वो कैसे ऊपर जाएगा? वो अगर वो कुछ एक्सेलरेशन ही उसके पास नहीं है, वो जाएगा कैसे ऊपर? तो जाएगा ही नहीं. ओके. यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 31. A bullet is fired with a speed of 1000 meter per second in order to hit the target of 100 meter away. The gun should be aimed. देखो सीधी सी बात है कि ये इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे आपको क्या करना है कि बुलेट इज फायर्ड with a speed of 100 meter per second in order to hit the target the 100 meter away. तो बुलेट को आपको कहाँ पे रखना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि अगर टारगेट के सामने रखोगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या वो बुलेट टारगेट को हिट कर पाएगा? ये कहाँ कैसे हिट कर पाएगा? ग्रेविटेशन के वजह से क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे. हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा उसका, और वो थोड़ा नीचे जाएगा, तो वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा. तो आपको क्या करना है कि ऊपर लगाना. थोड़ा हाइट से बुलेट को थ्रो करना, फायर करना है. बुलेट को थोड़ा हाइट से फायर करना है. यहाँ से बुलेट को हम फायर करेंगे इस डायरेक्शन में, और वो बुलेट क्या करेगी, यहाँ पे ये रहा, ये टारगेट हमको दिया हुआ है 100 मीटर पे. टारगेट दिया हुआ है 100 मीटर पे. सर वहाँ पे ऐसा कहाँ भी बोला है कि वो हाइट से ही थ्रो बुलेट चलानी. हाँ, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ऐसा कोई ऑप्शन, देखो ये 3 ऑप्शन ऐसे है, बट एग्जैक्टली कौन से हाइट पे वो भी पॉइंट करना पड़ेगा ना. ये डायरेक्टली टुवर्ड्स द टारगेट तो नहीं आएगा. अब कौन से हाइट से उसको थ्रो करना है वो फाइंड भी करना है. देखो 3 ऑप्शन ऐसे है. तो ये हमारा टारगेट है. तो अब क्या होगा पता है आपको? अब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है? वेलोसिटी कौन? V0 cos थीटा नॉट. नहीं, यहाँ पे थीटा बीटा नहीं आएगा. यहाँ पे थीटा बीटा नहीं आएगा, बिकॉज हम बुलेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थ्रो कर रहे हैं. बुलेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थ्रो कर रहे हैं. तो एक्स डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल है, और वही 100,000 मीटर पर सेकंड है. वाई डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 0 है, बिकॉज इनिशियली हमने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं किया है वाई डायरेक्शन में. 100% हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड किया हुआ है. एंड वाई डायरेक्शन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा v0y plus ayt. सो दैट इज इक्वल्स टू ay जो है वो, अब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो हम एक्सेलरेशन को देंगे प्लस gt. वाई डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का
वो हो जाएगा, g का वैल्यू 10 है तो 0 प्लस 10 इंटू टी, तो y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है उसकी ज़रूरत पड़े तो वो 10t लेना पड़ेगा आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x डायरेक्शन में जो फॉर्मूला है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि x डायरेक्शन में जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको, 100 मीटर, वेलोसिटी उसका कितना है x डायरेक्शन में, 1000 मीटर तो पर टाइम कितना लगेगा उसको हिट करने में, 0.1 सेकेंड। चलो ये समझ में आ गया आपको। अब y डायरेक्शन में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब y डायरेक्शन का तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन तो आपको g लेना है y डायरेक्शन में, और टाइम अभी मैंने बताया आपको 0.1 हमको मिल गया, टाइम 0.1 का स्क्वायर 1/100 होगा, तो y का जो आंसर आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 1/100। 0.1 मतलब 0.01, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, 0.1 का स्क्वायर तो 0.1 इंटू 0.1 तो 1/10 इंटू 1/10। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1/20, 1/20 मतलब 5/100, 5/100 का मतलब हुआ 0.05 मीटर, मतलब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब जाके पता चला कि भाई ये जो बुलेट है ना वो कौन से हाइट से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये हिट कर देगा टारगेट को। अबाउट 5 सेंटीमीटर। वो 5 सेंटीमीटर। इसकी कुछ जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही लिख दिया, इसका कोई काम नहीं है। तो फ्रेंड्स 34। का क्वेश्चन है, तो ये लेवल के क्वेश्चन होते हैं JEE में, मजा आता है इसमें। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस Yes. Sir, Yes, sir. 34. Yes, sir. सर, अभी 3:30 हो ले। हाँ। हाँ सर, अभी लेक्चर है। तो फ्रेंड्स अब आप एक बार फिर से ये पूरा एक बार ख़त्म करके लाना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा टाइम दो फ्रेंड्स, थोड़ा आप टाइम दो, थोड़े घंटे बैठो फिजिक्स के लिए, तो ये बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम आप जब आओ तो ये पूरा 81 तक ख़त्म करके लाना, और ये क्रिटिकल क्वेश्चन जो भी है उसके भी आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ट्राई करना। इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू, but just try to solve it, otherwise I am going to solve that questions. तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप थोड़ा ट्राई करो चैप्टर का। ओके, तो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ लेक्चर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स सर। वेडनेसडे को Bye, आपका एग्जाम है, वेडनेसडे आपका एग्जाम चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम, चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 2 ओनली। वेडनेसडे you will be having a JEE NEET exams of the chapter number 2 only for every students. Okay, bye यस सर। Okay, sir. bye बाय सर। bye bye bye.